रागिनी की आंखें खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ आया था। वह हड़बड़ा कर उठी। अभी सास की तीखी पुकार कानों में पड़ेगी। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एक आध नौकर लेकर आना था, फिर उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। इतने बच्चे जनकर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप सारी चिंता छोड़कर परदेश में जा बैठा है। जाने कौन सी पढ़ाई है, शैतान की आंत की तरह जो ख़त्म ही नहीं हो रही, और अपने परिवार को यहाँ ला पटका है मेरे सिर पर। हम पहले ही अपने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब इनको भी देखो। रागिनी झटपट तैयार होकर रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सब सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनका नाश्ता पैक करके दिया। उन्हें स्कूल की बस में चढ़ाकर लौटी तो थक कर निढाल हो गई थी। अभी तक उसने चाय की एक घूंट तक ना पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही ना थी। बचपन से ही वह दूध पीने की शौकीन थी। उसके मायके में घर में गाय भैंसें बंधी रहती थी, दही दूध की अधिकता ही थी। जब वह ब्याह कर ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था कि उसे चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा भला, लेकिन शहरों में दूध खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए वही गनीमत समझो। उसके बाद रागिनी की फिर कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में काम वाली थी, पर जब वे काम से छुट्टी करती तो उसके हिस्से का काम रागिनी को संभालना पड़ता था। घर में कई सदस्य थे। एक बेटी थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। रागिनी के अलावा दो देवर देवरानियां भी थी, पर वे बड़े बड़े घर से आई थी और सास की धौंस की वे बिल्कुल परवाह न करती थी। तकरीबन रोज ही वे बन ठन कर सैर सपाटे को चल देती। रागिनी का भी बड़ा मन करता कि वह घूमे फिरे, पर इस शौक के लिए पैसा चाहिए था और वो उसके पास ना था। उसका पति डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन गया था। सास ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दी थी, लेकिन वे उसे हाथ पे हाथ धरे ऐश करने नहीं देते थे। सास तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती, दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कोड़े दागती रहती। वे उसके लिए खोज खोज कर काम निकालती। वो जरा सुस्ताने बैठती कि उनकी दहाड़ सुनाई देती, अरे बहू, थोड़ी सी अमावट सुखा ले, कड़ी धूप है तो थोड़ा सा आम का अचार भी बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं, कम से कम बहू से ही घर का काम करवा कर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए तो क्या बुराई है। इस महंगाई के ज़माने में चार चार प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल तो था नहीं। साल में एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में रागिनी को अपने मायके जाने की अनुमति मिलती। उसके बच्चे इस अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते। चलते वक्त उसकी सास उसके हाथ में बस के टिकट के पैसे पकड़ाती और कहती, वापसी का किराया अपने माँ बाप से ले लेना। वे दिन उसके लिए बड़ी खुशी के होते। गांव की खुली हवा में वह अपने बच्चों समेत खूब मौज मस्ती करती। अपने बच्चों के साथ वह खुद भी बच्चा बन जाती। एक महीने बाद रागिनी वापस आती थी। घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती तो पहले ससुर और बेटी के हिस्से में आती, फिर बच्चों को मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता कि मिठाई या अन्य पकवान खत्म हो जाता और रागिनी के बच्चे निहारते रह जाते, उन्हें कुछ ना मिलता। रागिनी के मायके से कभी भूला भटका कोई सगा संबंधी आ जाता तो उसे कोई पानी तक को नहीं पूछता और यह बात उसे बहुत अखरती। एक बार रागिनी का बदन बुखार में तप रहा था। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। कमरे में दिन भर पड़े रहने पर भी किसी ने उसका हाल तक जानने की कोशिश ना की। उसे दूध पीने का बहुत मन कर रहा था, परंतु घर में सास का हुक्म चलता था। डर की वजह से वह कुछ कह ना सकी। उसके माता पिता को जब इस बात का पता चला
तो उन्होंने आग्रह करके उसके घर एक गाय भेज दी। अरे बाप रे, यह क्या बहू, इस गाय का सानी पानी कौन करेगा? इस उम्र में मुझसे ये सब ना होगा। आप चिंता न करें माँ जी, मैं सब कर लूँगी। ठीक है, जो करना हो करो, लेकिन एक बात बताए देती हूँ कि घर में गाय आई है तो दूध सभी को मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम दूध सिर्फ अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो। ठीक है माँ जी। रागिनी ने बेमन से सिर हिलाया। घर के काम के अलावा गाय की सानी पानी करके वह बुरी तरह थक जाती थी, पर और कोई इलाज भी तो ना था। दिन गिनते गिनते वो घड़ी भी आ पहुंची जब उसका पति अमरेश लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वह अपने परिवार को लेकर वहां चला गया। कुछ साल रागिनी के बहुत सुख से बीते। समय मानो पंख लगाकर उड़ चला। बच्चे बड़े हो गए। बड़ी 2 बेटियों की शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली और उसकी प्रैक्टिस चल निकली। एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक अमरेश का देहांत हो गया। रागिनी पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वो अपने दुख से उबरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वह और उसका बेटा अमन रह गए थे। रागिनी उसके पीछे पड़ी कि वो शादी कर ले। अकेला घर भाएं भाएं करता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं अपने पोते पोतियों से दिल बहला सकूंगी। क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं, किसी और की क्या ज़रूरत। अपने दिन मज़े में कट रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। समाज का नियम है तो मानना ही पड़ेगा। सही समय पर तेरी शादी होनी ज़रूरी है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मुझे भी तो बुढ़ापे में थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तेरी पत्नी आकर अपनी गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं भी चैन से जी सकूंगी। अमन थोड़े दिन टालता रहा, पर जब शहर के एक अमीर खानदान की बेटी मानसी का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। जब उसने मानसी को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ इतना अच्छा रूप, मानो सोने पे सुहागा। रागिनी ने जरा आपत्ति की। शादी हमेशा बराबर वालों में ही ठीक होती है। वे लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो क्या हुआ माँ, हमें उनके पैसों से क्या लेना देना। बहू बहुत ठुसके वाली हुई तो, नकचढ़ी हुई तो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसे अपने पैसों का घमंड हो। आप बेकार में ही मन में वहम मत पालो और सोचो, यदि गरीब घर की लड़की हुई तो वह अपने परिवार की समस्याएं भी साथ लाएगी। हमें उनसे भी जूझना पड़ेगा। अमन ने अपनी बात रखी तो रागिनी ने अपने हथियार डाल दिए। वाह रागिनी, तेरे तो भाग्य खुल गए। उसकी सहेलियां खुश हो रही थी। बहू मिली है खूब सुंदर, और साथ में इतना दहेज भी लाई है कि तेरा घर भर गया। रागिनी भी बड़ी खुश थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका डर सही था। मानसी माँ बाप की लाडली नाजों से पली बेटी थी। वह बात बात पर बिगड़ती, रूठ जाती, अपनी मनमानी न होने पर भूख हड़ताल कर देती, मौन व्रत धारण कर लेती, कोप भवन में जा बैठती और घर में सबके हाथ पांव फूल जाते। अमन हमेशा बीबी का मुंह देखता रहता और रागिनी को भी फिक्र लगी रहती कि पता नहीं किस बात को लेकर वह बिदक जाए और घर की सुख शांति भंग हो जाए। बहू के हाथों घर की बागडोर सौंपकर रागिनी यह सोचकर निश्चिंत हो गई कि अब वो अपने सारे अरमान पूरे करेगी। वह भी अपनी हम उम्र स्त्रियों की तरह पोती पोते गोद में खिलाएगी, घूमेगी फिरेगी, मन हुआ तो किटी पार्टी में भी जाएगी। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला ना था। अब वह अपनी मर्जी की मालिक थी, एक आज़ाद पंछी की तरह। कुछ दिन चैन से बीते, पर शीघ्र ही उसे अपने कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। मानसी ने खुले हाथों से घर चलाने की कोशिश की, क्योंकि उसे किफ़ायत से घर चलाने का गुर मालूम न था। वो एक बड़े घर की बेटी थी। महीने भर चलने वाला राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता। नौकर चाकर अलग लूट मचाए रहते। आए दिन घर में छोटी मोटी चोरी करते और चंपत हो जाते। हार कर रागिनी को फिर से गृहस्थी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। वह चूल्हे चौके की फिक्र में लगी रहती और उसकी बहू आज़ादी से घूमने लगी। मानसी ने एक किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। जब उसकी मेजबानी करने की बारी आती
और सखियां उसके घर पर एकत्रित होती तो वे सारा घर सिर पर उठा लेती, कमसिन लड़कियों की तरह उधम मचाती और रागिनी से बड़ी बेबाकी से तरह तरह के खाने की फरमाइश करती। शुरू शुरू में रागिनी को ये सब सुहाता था, पर शीघ्र ही वो उकता गई। उसे मन ही मन लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसका बेटा दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता और उसकी बहू सहजोर होती जा रही है, लेकिन रागिनी मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकती थी। मानसी की आदतें बड़ी अमीराना थी। उसकी सुबह उठते ही बेड टी पीने की आदत थी। अगर रागिनी ना बनाए और नौकर ना हो तो यह काम झक मार कर उसके पति अमन को करना पड़ता था। इस बात से रागिनी को बड़ी कोफ्त होती थी। ऐसी भी क्या नवाबी है कि उठकर अपने लिए एक कप चाय भी ना बना सके। वह नाक भी सिकोड़ती और कहती, अपने पति को अपना टहलुआ बना डाला, यह भी खूब है। बहू होकर उसे घर भर की सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ सारा घर उसकी ताबेदारी में जुटा रहता है। यह अच्छी उल्टी गंगा बह रही है। एक आध बार उसने मानसी को प्यार से समझाने की कोशिश भी की। बहू, कितना अच्छा हो कि तुम सुबह सवेरे उठकर अपने पति को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाओ। चाहे घर में 1000 नौकर हो, पति को अपने पत्नी के हाथ की ही चाय अच्छी लगती है। माँ जी, यह मुझसे न होगा, मानसी ने मुंह बनाकर कहा। मुझसे बहुत सवेरे उठा नहीं जाता। मुझे कोई बिस्तर पर ही चाय का प्याला पकड़ा दे तभी मेरी आंख खुलती है। चाहे घर में मेहमान भरे हो, चाहे कोई आए जाए, इससे मानसी को कोई सरोकार नहीं था। उसका बंधा हुआ टाइम टेबल था। वह सुबह उठकर जॉगिंग करती या हेल्थ क्लब जाती, लंच तक सैर सपाटे करती, कभी ब्यूटी पार्लर जाती, कभी शॉपिंग करती। रागिनी मन ही मन कुढ़ती रहती, पर वो फरियाद करे भी तो किससे। अमन तो बीबी का दीवाना था। वह उसके बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार ना था। धीरे धीरे घर में एक बदलाव आया। मानसी के 2 बच्चे हो गए। अब वह जरा जिम्मेदार हो गई थी। उसने घर की चाबियां हथिया ली, नौकरों पर नियंत्रण करने लगी। स्टोर रूम में ताला लग गया। वो एक एक पाई का हिसाब रखने लगी। इतना ही नहीं, वह घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखने लगी। बच्चों को जंक फूड खाना मना था, इसलिए घर में ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं बनती। पर रागिनी की बुढ़ापे में जबान चटोरी हो गई थी। उसका मन मिठाई वगैरह खाने का करता, पर ऐसी चीज़ें घर में लाना मना था। जब उसने अपनी बेटियों से अपना रोना रोया तो उन्होंने उसे समझाया, माँ, इन छोटी छोटी बातों को अधिक तूल ना दो। तुम्हारा जो खाने का मन करे उसे तुम स्वयं मंगाकर रख लिया करो और खाया करो। रागिनी ने ऐसा ही किया। उसने चैन की सांस ली। चलो देर सवेर बहू को अक्ल तो आई। अब वह भी अपनी बची खुची जिंदगी अपनी मन मर्जी से जिएगी। जहाँ चाहे घूमे फिरेगी, जो चाहे करेगी। पर कहाँ, उसके ऊपर तो 1000 बंदिशें लग गई थी। जब भी वो अपना कोई प्रोग्राम बनाती तो मानसी उसमें बाधा डाल देती। अरे माँ जी, आप कहाँ चली? आज तो मुन्ने का जन्मदिन है और हमने एक बच्चों की पार्टी का आयोजन किया है। आप नहीं रहेंगी तो कैसे चलेगा? ओह, मुन्ने का जन्मदिन है, मुझे तो याद ही ना था। यही तो मुश्किल है आपके साथ। आप बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हैं। क्या करूं बहू, अब उम्र भी तो हो गई है। वही तो, उस दिन आप अपनी अलमारी खुली छोड़कर बाहर चली गई थी। वह तो अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई। किसी नौकर की नज़र पड़ी होती तो वह आपके रुपए, पैसे और गहनों पर हाथ साफ कर चुका होता। बेहतर होगा कि आप इन गहनों को मुझे दे दें। मैं इन्हें बैंक के लॉकर में रख दूंगी। जब आप पहनना चाहें निकाल कर ले आऊंगी। ठीक है। एक बात और माँ जी, आप रसोई में ना जाया करें। क्यों बहू? उस रोज आपने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। रसोइया बड़बड़ा रहा था। रागिनी ने अपराध भाव से सिर झुका लिया। उसे भूलने की बीमारी हो गई थी। शायद बढ़ती उम्र का परिणाम था। अमन उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने रागिनी की जांच की तो अमन से बोला, आपकी माँ को अल्जाइमर्स की बीमारी है। जिस तरह बुढ़ापे में शरीर अशक्त हो जाता है, उसी तरह दिमाग की कोशिकाएं भी कमज़ोर हो जाती हैं। यह बीमारी लाइलाज है, पर जान को कोई खतरा नहीं है।
बस जरा एहतियात बरतना पड़ेगा। अब रागिनी के बाहर आने जाने पर भी प्रतिबंध लग गया, क्योंकि वह रास्ते भूल जाती थी। अब दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती। किसी को याद आ गया तो उसका खाना और नाश्ता उसके कमरे में लेकर आता है। अक्सर ऐसा होता कि वह स्वयं भूल जाती कि उसने दिन का खाना खाया कि नहीं। एक बार उसको फ्लू हो गया। 3-4 दिन से मुंह में अन्न का एक दाना भी ना गया था। उसे लगा कि थोड़ा सा गर्म दूध पिएगी तो उसे फायदा पहुंचेगा। वो धीरे से पलंग से उठी, घिसटती हुई रसोई तक गई। बहू, एक प्याला दूध दे दो, इस समय वही पीकर सो जाऊंगी। और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। दूध? मानसी मानो आसमान से गिरी हो। ओहो माँ जी, इस समय तो घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। मैंने सारा दूध जमा दिया है दही के लिए। कहिए तो बाजार से मंगवा दूँ? नहीं, रहने दो, रागिनी बोली। वह वापस अपने कमरे में चली आई। क्या सबके जीवन में यही होता है? उसने मन ही मन कहा। वह हमेशा सोचती आई कि जब वह बहू से सास बनेगी तो उसका रवैया बदल जाएगा। वह अपनी बहू पर हुक्म चलाएगी और उसकी बहू दौड़ दौड़ कर उसका हुक्म बजाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। कहने को तो वह सास थी, पर उसके हाथ में घर की बागडोर ना थी। उसकी एक न चलती थी। उसकी किसी को परवाह ना थी। अमन के प्रिय कुत्ते टाइगर से भी गई बीती उसकी हालत थी। टाइगर की कभी तबीयत खराब होती तो उसे एक एसी कार में बिठाकर फौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता, पर रागिनी बुखार में तपती रहती तो उसका हाल चाल पूछने वाला कोई न था। वह अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष दे? एक जमाना था कि बहू का मतलब होता था एक दबी हुई सहमी हुई प्राणी, जिसका कोई अस्तित्व ना था, जो बेजुबान थी और जिस पर मनमाना जुल्म ढाया जा सकता था, जिसे दहेज के लिए सताया जा सकता था और कभी कभी बेदर्दी पूर्वक जला भी दिया जाता था। आज के ज़माने में बहू की परिभाषा बदल गई है। आज की बहू दबंग है, स्वतंत्र है, वाचाल है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली, एक की 10 सुनाने वाली। वह किसी को पट्टे पर हाथ नहीं रखने देती। उससे संभल कर पेश आना पड़ता है। उसके मायके वालों पर टिप्पणी करते ही वह आग बबूला हो जाती है, रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी बहू से वह कैसे पेश आए, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। उसे याद आया कि उसकी सास जब तक जीवित रही हमेशा कहती रही, अरे बहू, यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि तेरा खसम तेरा पति बाद में है, मेरा बेटा पहले है। वह कोई आसमान से नहीं टपका है तेरी खातिर। उसे मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा और जन्म दिया है और मर मर कर पाला है। उस पर तेरे से अधिक मेरा हक है और हमेशा रहेगा। रागिनी अगर मानसी से ये सब कहने जाएगी तो शायद मानसी कहेगी कि माँ जी, आपको अपना बेटा मुबारक हो, आप रहो उसे लेकर। मैं चली अपने बाप के घर और आप लोगों को शीघ्र ही तलाक के कागजात मिल जाएंगे। रागिनी यही सब सोचने लगी। हाय, तलाक का हवा दिखाकर बहू घर भर को चुप करा देगी। रागिनी की तो सब तरह से हार थी। चित भी बहू की, पट भी उसी की। रागिनी ने अपना सिर थाम लिया। सारी उम्र सोचती रही कि वह सास बन जाएगी तो ऐश करेगी, अपने घर पर राज करेगी, पर आज उसे लग रहा था कि सास बनकर भी उसके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। क्या यह नए जमाने का दस्तूर था, या बहू की पढ़ाई की करामात थी, या उसके पिता की दौलत का करिश्मा, या फिर बहू की परवरिश का कमाल? रागिनी पहले भी बहू थी और आज सास होने के बाद भी बहू ही है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।